नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। प्राणी कार्यिकी एवं प्रतिरक्षा विज्ञान की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में हम मनुष्य में श्वसन तंत्र का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने श्वसन के बारे में जाना कि श्वसन क्या होता है। उसके बारे में उसके बाद में मनुष्य के श्वसन तंत्र का मैंने विस्तार से चर्चा की। श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में हमने चर्चा की। आज जो टॉपिक मैं यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ वह फुफ्फुस आयतन एवं क्षमताएं, जिसको श्वसन आयतन एवं क्षमताएं भी कहा जा सकता है, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। सामान्यतः हम जब श्वसन करते हैं तो उसको दो भागों में बांटा जाता है, निश्वसन और उच्छ्वसन। निश्वसन से तात्पर्य है कि जब हम वातावरण से वायु को फेफड़ों में ग्रहण करते हैं तो उससे निश्वसन या इंस्पायरेशन कहा जाता है, और जब गैसीय एक्सचेंज के बाद में फेफड़ों से वायु को पुनः वातावरण में निष्कासित किया जाता है तो उसे उच्छ्वसन या एक्सपिरेशन कहा जाता है। निश्वसन के दौरान हम कितनी वायु ग्रहण कर सकते हैं और उच्छ्वसन के उपरांत या उच्छ्वसन के दौरान हम कितनी वायु बाहर निकालते हैं, तो उस वायु की वह मात्रा उसका आयतन कहलाती है। हमारे फेफड़ों की कितनी क्षमता है, हम किस हद तक कितनी वायु ग्रहण कर सकते हैं, फेफड़ों में कुल कितनी वायु भरी जा सकती है, कितनी वायु फेफड़ों में सामान्यतः हमेशा भरी रहती है जिसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो इस प्रकार फेफड़ों की अलग अलग प्रकार से उसकी क्षमता जो है उसका आकलन किया जाता है। तो इन्हीं आयतन और क्षमताओं के बारे में इस व्याख्यान में मैं चर्चा करूंगा। श्वसन के दौरान जो वायु की मात्रा ज्ञात की जाती है उसको एक यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है जिसको स्पायरोमीटर कहा जाता है। तो श्वसन में वायु की मात्रा का आकलन करने के लिए जिस उपकरण या यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको स्पायरोमीटर कहते हैं। तो कौन कौन से आयतन हैं या इसको किस प्रकार से मापा जा सकता है, इसको हम इस व्याख्यान में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले है ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम, जिसको टीवी कह देते हैं। एक सामान्य निश्वसन के अंतर्गत, या मैं ये कहूँ कि एक सामान्य श्वसन के अंतर्गत हम जितनी वायु अंदर ग्रहण करते हैं या जितनी वायु बाहर निकालते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन कहा जाता है। यानी नॉर्मली जब हम बैठे रहते हैं, कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे होते हैं, एक सामान्य जब हम जीवन जी रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में जो श्वसन जो निरंतर चलता रहता है, श्वसन की प्रक्रिया, उस दौरान जितनी वायु हम अंदर ग्रहण करते हैं और जितनी वायु बाहर निकालते हैं उसको ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। इसका मान जो है वो 500 ml होता है। इसमें से लगभग 150 ml जो वायु है वो हमारे नासिका से लेकर फेफड़ों के बीच का जो पथ है, यानी हमारी जो नासा गुहा है या ग्रसनी है या फिर श्वास नली है, वहाँ पे रह जाती है, वो अंदर कुपिकाओं तक नहीं पहुँच पाती। तो जिसको डेड स्पेस या जिसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहा जाता है। तो इस प्रकार से 150 ml वायु यहीं रह जाती है। लगभग 350 ml जो वायु है वो कुपिकाओं तक पहुँचती है। तो ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम या टीवी जिसको कहते हैं, यह एक सामान्य श्वसन के दौरान ग्रहण की गई अथवा बाहर निकाली गई वायु का आयतन कहलाता है। उसके बाद में दूसरा है निश्वसन आरक्षित आयतन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या जिसको IRV कहते हैं। एक सामान्य निश्वसन के उपरांत, यानी हम नॉर्मल जो ब्रीथिंग करते हैं उस दौरान जितनी वायु ग्रहण करते हैं उसके उपरांत हम बलपूर्वक जितनी वायु अंदर ग्रहण कर सकते हैं वह IRV या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। यानी हम बलपूर्वक या फोर्सफुली जितनी वायु अंदर ग्रहण कर सकते हैं फेफड़ों में उसका मान IRV होता है। और ये जो है IRV है, इसका मान जो है वो 2500 से 3000 ml होता है। ये पर्सन विशेष पे डिपेंड करता है। जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है, जिसके फेफड़े अधिक मजबूत होते हैं या अधिक सशक्त होते हैं, उनमें ये मान ज़्यादा होता है, और बाकी जिसमें थोड़े कमज़ोर होते हैं या आयु के हिसाब से भी ये डिपेंड करता है, उनमें ये कम होता है। तो IRV है वो 2500 से 3000 ml के मध्य होता है। फिर होता है उच्छ्वसन आरक्षित आयतन अर्थात एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको ERV कहते हैं। एक सामान्य उच्छ्वसन के पश्चात फोर्सफुली हम जितनी वायु बाहर निकाल सकते हैं वो ERV कहलाती है। यानी सामान्य उच्छ्वसन या ज्वारीय आयतन के अंतर्गत हम 500 ml वायु ग्रहण करते हैं और 500 ml वायु है वो लगभग छोड़ते हैं। उसके उपरांत हम जितनी वायु और फेफड़ों से बाहर निकाल सकते हैं, बलपूर्वक हम जितनी वायु बाहर निकाल सकते हैं, वह जो वायु है उसकी मात्रा या उसका आयतन जो है वो ERV या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। ERV का मान सामान्यतः 1200 ml होता है।
यानी 1200 ml जो वायु है, लगभग 1200 ml वायु हम फोर्सफुली फेफड़ों से बाहर फेंक सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं। तो वह जो वायु है वो ERV या उच्छ्वसन आरक्षित आयतन कहलाता है। उसके बाद में आता है अवशिष्ट आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम। बलपूर्वक उच्छ्वसन के उपरांत भी कुछ वायु है वो हमेशा फेफड़ों में रहती है, जिसको हम चाहकर भी बाहर नहीं निकाल सकते। वह वायु हमेशा कुपिकाओं में भरी रहती है और इसी कारण से जो गैसीय एक्सचेंज जो है वो होता रहता है, क्योंकि उसमें कोई बाधा न आए, इसलिए कुछ मात्रा में जो वायु है वो हमेशा फेफड़ों में भरी रहती है, कुपिकाओं में भरी रहती है। कुपिकाएँ बिल्कुल जो है वो वायु से रिक्त नहीं होती। तो वह जो वायु है वो अवशिष्ट आयतन कहलाती है और इसका मान भी लगभग 1200 ml होता है। यानी अवशिष्ट आयतन जो है वो जो हमेशा फेफड़ों में भरी रहने वाली जो वायु है या जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, वह रेजिडुअल वॉल्यूम या आरवी कहलाता है। तो ये कुछ आयतन हैं जिसमें टाइडल वॉल्यूम, टीवी, जो नॉर्मली ब्रीथिंग के दौरान जो वायु हम ग्रहण करते हैं या बाहर छोड़ते हैं। दूसरा IRV, जो फोर्सफुली हम और कितना इंस्पायर कर सकते हैं या कितनी वायु को अंदर ग्रहण कर सकते हैं, वो IRV कहलाती है। उसके बाद में ERV, बलपूर्वक हम कितनी वायु और बाहर निकाल सकते हैं। एक सामान्य ब्रीथिंग के बाद में हम और कितनी वायु जो है वो फेफड़ों से बाहर छोड़ सकते हैं, वह ERV कहलाती है। और एक बलपूर्वक उच्छ्वसन के उपरांत जो वायु फेफड़ों में रहती है या कुपिकाओं में रहती है, जिसको हम बाहर नहीं छोड़ सकते, वह रेजिडुअल वॉल्यूम या RV कहलाती है। इन आयतन के आधार पर फिर फेफड़ों की क्षमताओं का निर्धारण किया जाता है, जिसको श्वसन क्षमता या फेफड़ों की क्षमता कहा जाता है। उसमें पहले आता है निश्वसन क्षमता या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC। IC से तात्पर्य है कि अधिकतम प्रयास के फलस्वरूप फेफड़ों में भरी जा सकने वाली वायु का आयतन। यानी अर्थात मैं ये कहूँ कि एक नॉर्मल ब्रीथिंग में हम जितनी वायु लेते हैं, उसके बाद में बलपूर्वक हम और जितनी वायु अंदर ग्रहण कर सकते हैं, इन दोनों का जो योग है वो IC या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। तो हम जानते हैं कि नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान जो वायु हम लेते हैं उसको TB कहते हैं और बलपूर्वक जो वायु हम अंदर ग्रहण कर सकते हैं वह IRV कहलाती है। तो IC इक्वल टू होता है TB प्लस IRV। तो IC का मान जो है वो 3000 से लगभग 3500 ml के मध्य होता है। ये पर्सन विशेष पे डिपेंड करता है। उसके बाद में दूसरा जो कैपेसिटी है, जिसको कार्यकीय अवशिष्ट क्षमता या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी या FRC कहते हैं। तो FRC से तात्पर्य है कि सामान्य उच्छ्वसन के पश्चात फेफड़ों में शेष रही वायु का आयतन FRC कहलाता है। अर्थात एक नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान जो हम वायु बाहर छोड़ते हैं, उसके उपरांत जो वायु फेफड़ों में भरी रहती है वह FRC कहलाती है। तो हमें मालूम है कि एक नॉर्मल ब्रीथिंग के उपरांत हम बलपूर्वक उच्छ्वसन के कारण भी वायु बाहर निकाल सकते हैं, जो लगभग 1200 ml होती है। और उस बलपूर्वक उच्छ्वसन के बाद भी कुछ वायु जो है वो हमेशा फेफड़ों में भरी रहती है या कुपिकाओं में भरी रहती है, जिसको अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो इस RV और ERV का जो योग है वह FRC कहलाता है। यानी ये जो वायु है, यानी FRC का जो मान होगा, उतनी वायु एक नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद में फेफड़ों में भरी रहती है, जो गैसीय एक्सचेंज में भाग लेती रहती है, तो उसको FRC कहते हैं। FRC का मान जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1200 प्लस 1200, तो ये लगभग 2400 ml होता है, 2400 ml होता है। तो ये एक फंक्शनल कैपेसिटी है, यानी ये फंक्शनल वायु है जो गैस एक्सचेंज में भाग लेती है। उसके बाद में आता है जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी, या जिसको VC। ये एक महत्वपूर्ण मानदंड है। VC क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। VC से या वाइटल कैपेसिटी से तात्पर्य है कि एक बलपूर्वक निश्वसन के पश्चात बलपूर्वक बाहर निकाली जा सकने वाली वायु का आयतन VC कहलाता है। यानी हम एक नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद में एक फोर्सफुली ब्रीथिंग करते हैं और उस कारण से हम जितनी वायु अंदर ग्रहण कर लेते हैं, उसके उपरांत हम बलपूर्वक उच्छ्वसन से जब वायु को बाहर छोड़ते हैं, तो वो जो वायु का जो आयतन है वह VC या जैव क्षमता कहलाता है। तो हम जानते हैं कि एक नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान हम 500 ml वायु ग्रहण करते हैं। उसके बाद में बलपूर्वक निश्वसन के कारण हम लगभग 2500 से 3000 ml वायु ग्रहण कर लेते हैं। तो इसको जोड़ें तो मान लीजिए हम उसको 2500 माने, तो 2500 प्लस 500 ये 3000 हो जाता है। उसके बाद में जब हम वायु को बाहर छोड़ेंगे तो ये 3000 तो हम बाहर छोड़ेंगे,
प्लस में हम बलपूर्वक उच्छ्वसन करते हैं, यानी हम ERV को भी इसके साथ ऐड करेंगे। तो 3000 प्लस ERV का मान जो 1200 ml होता है उसको भी हम जोड़ेंगे, तो ये 4200 ml या 4200 ml हो जाता है। और अगर हम IRV की जो मैक्सिमम लिमिट है उसको लें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि VC का जो मान है वो 4200 से 4700 ml के मध्य होता है। VC या वाइटल कैपेसिटी जो है वो पर्सन विशेष पे डिपेंड करता है। ये आयु से भी प्रभावित होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ में VC का मान बढ़ता है। एक उम्र तक युवावस्था में ये सर्वाधिक होती है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में जो VC है वो उसका मान अधिक होता है। और इसके अलावा जो एथलेटिक्स जो होते हैं, जो स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जो लगातार इस प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं उनमें VC का मान ज़्यादा होता है। तो VC का जो मान है वो आपके एक प्रकार से फेफड़े की क्षमता को दर्शाता है। तो VC एक बलपूर्वक निश्वसन के उपरांत बलपूर्वक उच्छ्वसन के दौरान छोड़े जाने वाली वायु का जो आयतन है वो वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। यानी अधिकतम प्रयास से हम जितनी वायु भर सकते हैं उस वायु के साथ साथ प्लस में अधिकतम प्रयास से हम जितनी वायु और बाहर निकाल सकते हैं उसका जो योग है वो VC कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि VC बराबर जो होता है वो TV प्लस IRV प्लस ERV होता है। तो इसका मान 4200 से 4700 ml के मध्य होता है। ये आयु से और लिंग से दोनों पे डिपेंड करता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में इसका मान ज़्यादा होता है। उसके बाद में आता है टोटल लंग कैपेसिटी TLC, यानी फेफड़ा जो है वो कितनी वायु को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, कितनी वायु को अपने अंदर समाहित कर सकता है, वह जो वायु का आयतन है वो TLC कहलाता है। तो हमें पता है कि इसमें VC के साथ अगर हम RV को ऐड कर दें, यानी जो रेजिडुअल वॉल्यूम है जो हमेशा फेफड़ों में वायु भरी रहती है जिसको बाहर निष्कासित नहीं किया जा सकता, उसको भी अगर इसके साथ हम ऐड कर दें तो ये TLC कहलाएगा। तो अब अगर इसको इसमें ऐड करते हैं तो ये लगभग 6000 ml हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि RV का मान लगभग 1200 ml होता है। तो हम कह सकते हैं कि TLC जो है इसका मान लगभग 6 लीटर होता है। यानी 6 लीटर वायु जो है वो हमारे फेफड़ों में भरी जा सकती है। अधिकतम 6 लीटर वायु एक जो सामान्य फेफड़ा है वो अपने अंदर भर सकता है, उसको होल्ड कर सकता है। तो ये कुछ फेफड़ों से संबंधित आयतन और उससे जुड़ी कुछ क्षमताएं हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। इनको आप नॉर्मली भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आप उसको समझ जाएं कि वास्तव में क्या IRV क्या है या RV क्या है, तब आप उसको आसानी से ये जो मान है वो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में एक चीज़ और आती है श्वसन मिनट आयतन, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम, या जिसको एल्वोलर वेंटिलेशन भी कहते हैं, कूपी के संवातन भी इसको कह देते हैं। तो इससे तात्पर्य है कि 1 मिनट के अंदर हम कितनी वायु जो है वो एक्सचेंज करते हैं या विनियमित करते हैं, उसका जो मान है वो RMV या रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम कहलाता है। हम जानते हैं कि एक सामान्य श्वसन के अंतर्गत 5 सेकंड का समय लगता है, यानी 2 सेकंड जो है वो निश्वसन में और 3 सेकंड जो है वो उच्छ्वसन के अंतर्गत खर्च होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में लगभग हम 12 बार श्वसन की प्रक्रिया है वो करते हैं। और 1 मिनट एक बार श्वसन के अंतर्गत जो है जो वायु हम अंदर ग्रहण करते हैं या बाहर निकालते हैं, जिसको ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, इसका मान 500 ml होता है। तो अगर हम इसको 1 मिनट में काउंट करें तो ये हो जाएगा TB इंटू BR यानी ब्रीथिंग रेट। तो TB का मान 500 ml होता है इंटू 12, यानी ब्रीथिंग रेट जो है वो 12 है, तो 12 ये हो जाएगा 6 लीटर। तो RMV का मान जो है वो लगभग 6 लीटर होता है, अर्थात हम 1 मिनट के अंतर्गत लगभग 6 लीटर वायु जो है वो एक्सचेंज करते हैं। हमारे फेफड़े लगभग 6 लीटर वायु है उसको विनियमित करते हैं। तो RMV या जिसको कूपी के संवातन एल्वुलर वेंटिलेशन जो कहते हैं, इसका मान लगभग 6 लीटर होता है। अब इस डायग्राम से इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे ये जो है वो TB, इसका मान ये दिखाया गया है जो लगभग 500 ml होता है। उसके बाद में ये IRV है, यहाँ से यानी इतना फोर्सफुली हम और वायु को अंदर ग्रहण कर सकते हैं। ये IRV जो लगभग 2500 से 3000 ml तक होता है। और अगर हम IRV और TB को जोड़ दें, यानी यहाँ से लेकर फिर ये TB और जोड़ दिया जाए, तो ये जो है वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या IC कहलाता है। इसका मान 3000 से 3500 ml तक होता है।
उसके बाद में अगर हम देखें ERV यानी फोर्सफुली हम कितनी वायु को बाहर निकाल सकते हैं, तो वो ERV कहलाता है। तो ERV जो है वो यहाँ से देखिए टीवी के उपरांत यानी एक सामान्य उच्छ्वसन के बाद में हम कितनी वायु जो है वो बाहर और फेंक सकते हैं, तो ये ERV कहलाता है, जिसका मान मैंने आपको बताया लगभग 1200 ml होता है। ERV के बाद में भी जो फेफड़ों के अंदर वायु भरी रहती है, जिसको अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ये RV कहलाता है। इसका मान भी 1200 ml होता है, तो ये 1200 और ये 1200 ml होता है। उसके बाद में जो FRC मैंने आपको बताया कि एक सामान्य श्वसन के बाद में जो फेफड़े में वायु भरी रहती है वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाती है, FRC कहलाती है। तो FRC आप देख सकते हैं ERV प्लस RV इन दोनों का जो योग है वो FRC कहलाता है। उसके बाद में वाइटल कैपेसिटी, जैव क्षमता, फेफड़ों की जैव क्षमता, तो VC मैंने आपको बताया कि एक बलपूर्वक निश्वसन के उपरांत यानी 500 ml जो टाइडल वॉल्यूम के अंतर्गत लिया, उसके बाद में IRV के द्वारा हमने जितनी वायु ग्रहण की, तो टोटल वायु जितनी फेफड़ों में भर ली, उसके बाद में हमने उच्छ्वसन किया और वो भी कैसा, बलपूर्वक किया, यानी इसमें अब ERV और जुड़ जाएगा। तो ये जो कंप्लीट जो वॉल्यूम है एयर का वो VC कहलाता है, जिसमें TV भी है, TV प्लस IRV भी है, TV प्लस IRV और प्लस ERV, इन तीनों का जो योग है वो VC कहलाता है, जो पर्सन विशेष पे डिपेंड करता है। और इसके साथ अगर हम फिर जो RV और ऐड कर दें, यानी VC के साथ अगर हम RV ऐड कर दें यानी ये 1200 ml और जोड़ दें, तो फिर ये TLC या टोटल लंग कैपेसिटी कहलाता है। तो TLC का मान लगभग जो है वो 6 लीटर हो जाता है। तो इस डायग्राम से हम इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये कुछ फेफड़ों से संबंधित कुछ उसके आयतन और क्षमताएं हैं। उसके बाद में एक टॉपिक आता है डेड स्पेस या मृत अवकाश। मृत अवकाश से तात्पर्य है कि वह वायु की वह मात्रा जो श्वसन के दौरान या गैसीय आदान प्रदान में भाग नहीं लेती है वो डेड स्पेस कहलाता है, यानी वह वायु जो गैसीय एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो डेड स्पेस वह वायु होती है जो श्वसन तंत्र में कहीं अटकी रह जाती है, या फिर वो कुछ कुपिकाओं में मृत कुपिकाओं में भरी हुई हो सकती है, जो गैसीय एक्सचेंज में वो कुपिकाएं जो भाग नहीं लेती हैं। तो डेड स्पेस दो प्रकार का होता है, एक तो शारीरिक मृत अवकाश एनाटॉमिकल डेड स्पेस, और दूसरा होता है कार्यकीय मृत अवकाश या फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस का मतलब है कि नाक और मुख से लेकर कुपिकाओं तक का जो श्वसन का पथ है उसमें जो वायु भरी रहती है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहलाती है। यानी हमारी नाक से लेकर जो ग्रसनी है या ट्रेकिया है वहाँ जो वायु भरी रह जाती है जो कुपिकाओं तक नहीं पहुँच पाती वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहलाता है। तो पक्षियों में इस प्रकार का डेड स्पेस बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए पक्षियों में रेस्पिरेटरी जो कैपेसिटी होती है या श्वसन की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पक्षियों को लगातार उड़ान भरने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक मात्रा में चाहिए होती है। तो पक्षियों में इस प्रकार के डेड स्पेस नहीं पाए जाते हैं। दूसरा फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, यानी जो क्रिया विहीन जो कुपिकाएं हैं उनमें जो वायु होती है वो भी गैस एक्सचेंज में भाग नहीं लेती, तो ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होता है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस कमोबेश ये सभी व्यक्तियों में होता है, लेकिन फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है वो जो बीमार व्यक्ति हैं या जिनके फेफड़ों में किसी प्रकार की समस्या है या उनके एल्वोलाई जो हैं वो कितने % जो हैं वो नॉन फंक्शनल हो गई हैं, उनमें ये डिपेंड करता है। तो ये डेड स्पेस के बाद में गैसों का विनिमय एक्सचेंज ऑफ गैसेज। मैंने आपको जब ये श्वसन तंत्र हमने प्रारंभ किया था तब मैंने आपको बताया था कि श्वसन के दौरान 3 स्थानों पर गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसीय एक्सचेंज होता है। एक गैसीय एक्सचेंज जो फेफड़ों और वातावरण के मध्य होता है, उसके बाद में जब वायु फेफड़ों में पहुंच जाती है तब वहाँ फिर जो दूसरा गैसीय एक्सचेंज होता है वो फेफड़ों की कुपिकाओं और रक्त के मध्य होता है, और तीसरा जो गैसीय एक्सचेंज होता है वो रक्त व ऊतकीय द्रव्य या हम कह सकते हैं कोशिकाओं के मध्य होता है। और ये गैसीय एक्सचेंज किस प्रकार से होता है? गैसीय एक्सचेंज के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसमें जो महत्वपूर्ण जो गैसें हैं वो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड हैं। प्रत्येक कोशिका को अपनी कार्य को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस दौरान वह अपने खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है। ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो प्रत्येक कोशिका तक या ऊतकों तक ऑक्सीजन का पहुंचना आवश्यक होता है। और मैंने आपको बताया कि जब ऑक्सीकरण होता है
प्रमुखतः जब कार्बोहाइड्रेट की हम चर्चा करते हैं तो उसका जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोशिकाओं के लिए हानिकारक होती है, उसको शरीर से बाहर निष्कासित करना आवश्यक होता है। तो वहीं कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से रक्त में आती है, रक्त से वह फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से वातावरण में निष्कासित कर दी जाती है। तो ये जो गैसों का एक्सचेंज जो है वो उनके आंशिक दाब पे निर्भर करता है। गैसें जो हैं वो एक पतली झिल्ली से होकर विसरित होती हैं और उनका जो विसरण की जो दर है वो और विसरण की दर और दिशा उनके आंशिक दाब पर निर्भर करती है। जिस ओर गैस का आंशिक दाब अधिक होता है वह उस अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की दिशा की ओर डिफ्यूज हो जाती है, विसरित हो जाती है। इसके साथ साथ विसरण की जो दर है उस झिल्ली की पारगम्यता पर भी निर्भर करती है। अलग अलग झिल्लियाँ अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग प्रकार से पारगम्य होती हैं। यहाँ पर जो हम गैसीय विनिमय के दौरान जिन गैसेज की बात करते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की करते हैं। हालांकि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन जो है वो किसी प्रकार से श्वसन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, इसलिए यहाँ उसकी चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ही चर्चा की जाती है। तो गैसीय एक्सचेंज जो है वो 3 स्थानों पे होता है। पहला गैसीय एक्सचेंज एनवायरनमेंट और फेफड़ों के मध्य होता है, दूसरा फेफड़ों और रक्त के मध्य, और तीसरा रक्त व कोशिकाओं के मध्य। अब इन भिन्न भिन्न स्थानों पे इन गैसों का आंशिक दाब कितना होता है इसको हम इस टेबल की सहायता से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम PO2 यानी पार्शियल जो प्रेशर है ऑक्सीजन का उसकी बात करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा के अनुसार जो कि वो लगभग 21% होती है, उसकी मात्रा के अनुसार ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 158 जो Hg/mm, इसका जो मात्रक है वो Hg/mm है, यानी पारे का इतना 158 mm होता है। यह उसके जो कंसंट्रेशन या उसकी जो मात्रा है उसके आधार पर कैलकुलेट किया गया है, क्योंकि उसकी मात्रा 21% होती है और टोटल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 720 mm माना जाता है। तो वातावरण में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 158 होता है। कुपिकाओं में चूंकि और कुपिकाओं में जो ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो 100 से 104 mm ऑफ Hg के मध्य होता है। तो इस प्रकार से चूंकि वातावरण में ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज़्यादा है और कुपिकाओं में कम है, इसलिए जो वातावरण से जो वायु है वो कुपिकाओं में जो ऑक्सीजन आ जाती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि कुपिकाओं तक जब रक्त की आपूर्ति होती है तो हृदय से आने वाली जो फुफ्फुस धमनियां हैं वो कुपिकाओं में कैपिलरीज या केशिकाओं का नेटवर्क बनाती हैं। तो हृदय से आने वाली जो फुफ्फुस धमनियां हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ये जो DOB है जिसका अर्थ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब 40 mm ऑफ Hg होता है। और चूंकि कुपिकाओं में जो वायु हमने भरी है जो वातावरण से ली है उसमें इसका मान 100 के आसपास है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कुपिकाओं से अब ब्लड में चली जाती है, क्योंकि उसके आंशिक दाब के कारण जो विसरण की जो दिशा है वो अब कुपिकाओं से रक्त की ओर है। तो ये जो रक्त है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी एल्वोलाई के चारों ओर ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो धमनी जो आ रही है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, लेकिन जैसे कुपिकाओं से ऑक्सीजन इस ब्लड में पहुंच जाती है तो आगे जब ये ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा और ये सिराओं के द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है और फुफ्फुस से सिराएं फिर उसको लेकर हृदय तक जाती हैं। तो अब ये ब्लड चूंकि ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अब ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो बढ़ गया है और ये 98 हो जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो है वो 98 होता है। उसके बाद में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हृदय तक लाया जाता है और हृदय से या निलय से होते हुए फिर महाधमनी के द्वारा ऊतकों तक भेजा जाता है। जब यह रक्त ऊतकों तक पहुंचता है तो ऊतकों के अंदर को ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है वो 23 mm ऑफ Hg होता है, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब काफ़ी कम होता है। इस कारण से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो ऊतकों में पहुँच जाती है और ऊतकों में ऑक्सीजन जो है वो पहुंच जाती है तो कोशिकाएं उसका उपभोग कर लेती हैं। ऑक्सीकरण के दौरान वो यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ बनती है। और उसके बाद में जो वायु हम एक्सपायर करते हैं, यानी जो वायु हम फेफड़ों से वातावरण में छोड़ते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन है वो 113 ml होती है
113 mmOf होता है। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि वहाँ पर भी ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज़्यादा है, क्योंकि डेड स्पेस के कारण जो वायु बीच में अटकी रह गई थी या जो उस स्थान में रह गई थी वो भी बाहर निकलती है। इस कारण से ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो बढ़ जाता है। जो उच्छ्वसित जो वायु है या जो वायु हम बाहर छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब है वो 113 mmOf होता है। इसी प्रकार से हम कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब जो है वो वातावरण में काफ़ी कम है, क्योंकि इसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, तो ये लगभग 0.3 mmOf होता है। कूपिकाओं में जो वायु होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब जो होता है वो 40 mmOf होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो ब्लड कूपिकाओं में हृदय के द्वारा फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड होता है। इसका मान जो है वो 55 mmOf होता है। इसी कारण से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कूपिकाओं में पहुंच जाती है, क्योंकि आंशिक दाब के कारण अब कार्बन डाइऑक्साइड की विसरण की जो दिशा है वो रक्त से एल्वोलाई या कूपिकाओं की तरफ होती है। तो ये जो वायु है या ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कूपिकाओं में पहुंच जाती है। उसके बाद में हम उसको एक्सपायर कर देते हैं या बाहर छोड़ देते हैं। और उसके बाद में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फेफड़ों से बाहर निकलता है फुफ्फुसी शिराओं के माध्यम से, इसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब जो है वो घटकर अब 40 mmOf रह जाता है। इसका तात्पर्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी कुछ मात्रा में उपस्थित है, लेकिन वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो इसका मान अब यहाँ पर 40 mmOf होता है। उसके बाद में जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब अब ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, जब ये ऊतकों तक पहुँचता है, ऊतक ऑक्सीजन का उपभोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो उन ऊतकों में या ऊतक के द्रव्य में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब ज़्यादा होता है, वो लगभग 55 mmOf होता है। और इसी कारण से ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पहुँच जाती है, जिससे वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और जो रक्त की जो ऑक्सीजन है वो ऊतकों की तरफ विस्तृत हो जाती है। और उसके बाद में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हृदय में लाया जाता है दैहिक शिराओं के द्वारा। हृदय से उसको फिर फुफ्फुस या धमनी के द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। वहाँ पर वो फिर वापस ऑक्सीजनेटेड होता है। और वो जो वायु हम बाहर छोड़ते हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आंशिक दाब है वो 33 mmOf होता है। तो बाहर छोड़ी जाने वाली जो वायु जो हम नाक से बाहर छोड़ते हैं उसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो है वो ज़्यादा होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम होता है, क्योंकि डेड स्पेस के अंतर्गत जो वायु थी वायु उसके साथ मिक्स हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी कारण से जब मुख से मुख श्वसन दिया जाता है व्यक्ति की बेहोशी के दौरान, जब माउथ से माउथ श्वसन दिया जाता है उस दौरान मुंह से जो वायु उस व्यक्ति के श्वसन तंत्र में या फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है, क्योंकि मुंह से जब वायु हम बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और इसी कारण से उसमें श्वसन प्रक्रिया है वो एक्टिव हो जाती है। तो ये जो है वो गैसीय एक्सचेंज किस प्रकार से होता है। तो गैसीय एक्सचेंज के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो गैसों का आंशिक दाब, गैसों का आंशिक दाब जिस ओर अधिक होगा उस अधिक आंशिक दाब से वो कम आंशिक दाब की ओर जो गैसें हैं वो विस्तृत होती हैं। और दूसरा, ये 3 स्थानों पे गैस एक्सचेंज होता है तो उसके आंशिक दाब पर निर्भर करता है। उसके बाद में इन गैसों का आगे रक्त के द्वारा किस प्रकार से परिवहन होता है और इस श्वसन की प्रक्रिया जो हमारे शरीर में किस प्रकार से नियंत्रित होती है, उसका हार्मोनल और नर्वस सिस्टम के द्वारा कैसे कंट्रोल होता है, इसके डिटेल में चर्चा हम आगे आने वाले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।